सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण का निबंध नोट कर लेंगे। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है। उसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट आपका ये लिखा प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ से आप लोग तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट बी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए का सॉल्यूशन मैंने पहले ही बनाकर डाल दिया है और आज हम यहाँ पर सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका सेट बी किस प्रकार का आया है और आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चंस आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सेट बी के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका रामचरितमानस आ जाएगा। मेघ आए किसकी रचना है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो रचना है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कामायनी है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। कांजी होज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो देखिएगा किस लिए आता था? हाजिरी लेने के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन समास के प्रकार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों समास के 6 प्रकार होंगे, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद में इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या होगी? छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिपोर्टाज। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखिएगा पहला रिक्त स्थान लिखा है कैदी और कोयल दोनों ही देश के वासी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दोनों ही गुलाम देश के वासी है। इसमें आपको यहाँ से क्या पढ़ना है? गुलाम। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चंदों की अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है। तो देखिएगा इसको कहते हैं तुक। यहाँ से आपको तुक लिख लेना है। करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो देखिएगा करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, ताकि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा ए टू जेड क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और आप लोग इनको समझ भी लें, ताकि आप सभी लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है इनको कहते हैं विदेशी शब्द। ठीक है। और उसके बाद में रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई है। तो देखो ये एक एकांकी है, यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सभी को सत्य असत्य देखने हैं। तो देखिएगा सत्य असत्य आपको किस प्रकार से नोट करने हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रनंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में डांडी तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है, ये भी सत्य होगा। नाटक गद्य की गौण विधा है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लेंगे। जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा कबीरदास। तो देखिएगा कबीरदास की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा भारी आडंबरों का विरोध। उपमा अलंकार के अंग, इसमें 4 अंग होते हैं। उसके बाद में अश्रु का तद्भव। तो देखिएगा अश्रु का तद्भव आपका होगा, कहाँ पर लिखा, ये आंसू। ठीक है। हरिशंकर परसाई। तो देखिएगा इनकी रचना प्रेमचंद के फटे जूते। नैतिकता का विलोम, तो ये अनैतिक हो जाएगा। विभीषिका का मतलब होता भयंकरता। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन बताए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे यहाँ से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखते हैं क्या लिखा है, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रसखान जो थे ना, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ से आपको कृष्ण नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर शब्द अलंकार होता है। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे शब्द अलंकार, यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, सलीम अली किस नाम से जाने जाते थे? तो देखिएगा सलीम अली को
या तो पक्षी प्रेमी आप लोग लिख सकते हो, या फिर बर्ड मैन आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग लिख ले बर्ड मैन, आपको ऐसे लिख देना है, पक्षी प्रेमी लिख लें और उसके बाद में कोष्टक में आपको बर्ड मैन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी को, इनको कहते हैं विधानवाचक। यहाँ से आप लोग लिख लोगे क्या होगा, विधानवाचक, यहाँ से आपको लिख लेना है। या फिर आप लोग इसको सकर्मक भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सकर्मक, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक लिख लो, दोनों ही इसके आंसर सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है, इस जल प्रलय में पाठ में 1967 में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उस नदी का नाम था पुनपुन। कौन सी नदी थी? पुनपुन नदी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कितने भाई बहन थे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 4 बहन भाई थे। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लेंगे, जिसमें कि आपसे पूछा गया था भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख ले, जिसमें कि आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को नोट कर लेंगे। ये आप सभी को यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बताया गया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न को देख ले, प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मान सरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? तो यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को नोट कर लेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को नोट कर लेंगे। ये आप सभी को दिया गया, यहाँ पर लिखा है मान सरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको ये इसका उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेना है। यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने प्रश्न नंबर 9 तक के सभी उत्तरों को देख लिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देखेंगे, जिसमें कि आपसे पूछा गया है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर मैं आपको बोलकर ही बता देता हूँ। किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर या इस प्रकार से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक बार पुनः आप लोग इसके उत्तर को सुन ले, या फिर मैं आपको लिखकर ही बता देता हूँ। किसी काव्य को देखकर, पढ़कर, सुनकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लें। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, जिसमें कि प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग रूपक अलंकार की परिभाषा को नोट कर लेंगे। ये आपको रूपक अलंकार की परिभाषा बताई गई है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपको रूपक अलंकार का उदाहरण भी दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी को इसको नोट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग लिखते हैं कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिएगा, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, कहानी विधा के संक्षिप्त परिचय को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लेंगे। ये कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को नोट करते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 13, जिसमें कि लिखा है राहुल सांस्कृतियन अथवा हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की विशेषता आपको लिखनी है। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली की विशेषता लिखी है। तो ये देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। ये इस प्रश्न का उत्तर लिखा पूरा का पूरा, यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, दो बेलों की कथा पाठ में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए, लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा ये उभर कर आए, पहला तो ये लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख लें आप लोग, और दूसरा ये लिख लें यहाँ से लेके यहाँ तक का, और तीसरा ये लिख लें। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर भी नोट कर लेना है। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है जिसमें कि आपको दिया गया है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। देखिएगा इसका उत्तर पूरा का पूरा ये लिखा है, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वे बस की नहीं थी। तो इस प्रकार से यहाँ से पूरा का पूरा इसका उत्तर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आप सभी लोग देख लें। पहला जो मुहावरा लिखा है जिसमें कि लिखा अंधे की लाठी, तो देखिएगा इसका आपको क्या बताना, अर्थ बताना। तो देखिएगा अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। क्या मतलब होता है, एकमात्र सहारा। तो आपको क्या लिख देना, बराबर करके लिखना, अंधे की लाठी बराबर एकमात्र सहारा। और वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से आप लोगों को करना है, यहाँ से आप लोग वाक्य में प्रयोग करके देख लें। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख लेना है, मोहन अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। और इसके बाद में अगला देखते हैं, टेढ़ी खीर होना। तो देखिएगा टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कठिन कार्य होना। तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, कठिन कार्य। ठीक है। अब वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है, एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आप सभी को इस प्रश्न का भी उत्तर बता दिया यहाँ से, तो आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से नोट कर लें। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को देख लेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया था, निम्न काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो लाइनें दी गई है इनका आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी मैं आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ यहीं पर आपको कल कर कर बता देता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 1 के पाठ साकिया और शबद से ली गई है और इसके कवि श्री कबीरदास जी है। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग डालना आपको, और यहाँ पर प्रसंग को हेडिंग देने के बाद में आपको लिखना है, देखिएगा इसके बाद में आपको लिखना है, कवि ने कुल और कर्म के आधार पर व्यक्ति के गुणों को बताया है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। अब इसके बाद में देखिएगा आपको भावार्थ लिखना होगा, और भावार्थ में आपको क्या लिखना है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। भावार्थ में आपको लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सुबरस कलेसा सुरा भरा साधु निंदा सोई, जिस प्रकार से अगर सोने के कलश में शराब भरी जाती है तो साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 19 में आपसे इस प्रश्न की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या पूछी गई है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। ये आपका संदर्भ लिखा गया है और उसके बाद में देखिएगा ये प्रसंग लिखा है और उसके बाद में ये व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, तो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 20 लिखा है, जल है तो कल विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को नोट करते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना है। यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को देख लें और अच्छे प्रकार से इसको नोट भी कर लें। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, जिसमें कि आपको अपठित काव्यांश को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो देखिएगा, नन्ही चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी वे सुनागरिक, देखो चींटी को उसको जी। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को इसका उपयुक्त शीर्षक देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो दिया गया है ना, पूरे बालों की कतरन छिपा नहीं उसका छोटा, वे समस्त पृथ्वी का निर्भय। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, इसका जो शीर्षक होगा वो होगा श्रमजीवी चींटी। ठीक है, श्रमजीवी चींटी, इस प्रकार से यहाँ से आपको शीर्षक दे देना है। उसके बाद में देखिएगा अगला लिखा है, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नन्ही चींटी एक श्रमजीवी इसकी विशेषता हो जाएगी, नन्ही चींटी एक श्रमजीवी है, ये इसकी विशेषता होगी। उसके बाद में उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। तो देखिएगा भावार्थ कुछ इस प्रकार का होगा कि छोटी सी नन्ही चींटी एक सामाजिक प्राणी है और वे श्रमशील है और वे सुनागरिक है। देखो चींटी को उसको उसके जी को, पूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। और देखिएगा वो अपने श्रमशीलता से पूरी मेहनत करती है, इस तरह से उसका छोटापन किसी से छुपा नहीं है, वे समस्त पृथ्वी पर निर्भय है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसका भावार्थ लिख देना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में आपसे अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आपसे आवेदन पत्र पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस पत्र को लिख लेंगे। यहाँ से आप सब लोग लिख लें, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम और अपने शहर का नाम लिखना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 3 दिवस का अवकाश जो लिखा ना, यहाँ पर आपको लिख लेना है अर्ध दिवस का अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ से आप लोग अर्ध दिवस का अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिख लें। उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिख देना है और इस प्रकार से पूरा का पूरा पत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ से आप सब लोग देख लें, जिसमें कि आपसे एक निबंध पूछा गया है इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण का निबंध नोट कर लेंगे। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है। उसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट आपका ये लिखा, प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, एक प्रदूषण के प्रकारों में आपका वायु प्रदूषण आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा आपका जल प्रदूषण आ जाएगा, यहाँ से लिख लें, और ये आपका मृदा प्रदूषण होगा। उसके बाद में देखिएगा ये आपका ध्वनि प्रदूषण होगा। और उसके बाद में देखिएगा ये आपका पर्यावरण प्रदूषण है। और इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।